वेलकम क्लास। तो नेक्स्ट वीडियो में हमने अपवर्तन संबंधी घटनाओं का अध्ययन किया। आज हम पूर्ण आंतरिक परावर्तन के बारे में अध्ययन करेंगे। पूर्ण आंतरिक परावर्तन से पहले अपन इसमें एक आएगा क्रांतिक कोण। ये क्रांतिक कोण क्या होता है? क्रिटिकल एंगल। क्रांतिक कोण जब कोई देखना, क्रांतिक कोण क्या चीज़ है? जब कोई प्रकाश की किरण क्या होता है, सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है। ये हो गया सघन माध्यम कांच, और विरल माध्यम हो गया वायु। ये कांच सघन है, तो जब कांच से वायु में जा रही है, मान लो सघन से विरल में प्रवेश करती है, तो क्या होगा? आपतन कोण का वह चरम मान, ये आपतन कोण है आई। ये कौन सा है? आपतन कोण का वह चरम मान जिसके लिए अपवर्तन कोण का मान ठीक 90 डिग्री होता है। यानी ये प्रकाश की किरण सघन से विरल में जा रही तो अवलंब से दूर हटेगी, तो मूल दिशा ये थी इसकी, लेकिन ये इतनी दूर हट जाए कि यहाँ की अपेक्षा यहाँ सरफेस से होकर निकल जाए, तो ये अपवर्तन कोण कितना हुआ? 90 डिग्री हो गया। तो इस कंडीशन में जो आपतन कोण है वह ही क्या कहलाएगा? क्रांतिक कोण होगा। क्रांतिक कोण होगा, यानी कांच के लिए ये क्रांतिक कोण बन जाएगा। तो ये आइस है, ये अब उसको ये क्या कहेंगे हम? आईसी क्रिटिकल एंगल पढ़ेंगे। क्रांतिक कोण तो क्या हुआ? क्रांतिक कोण आपतन कोण का वह चरम मान जिसके लिए अपवर्तन कोण ठीक 90 डिग्री हो। यानी ये यहाँ पर 90 डिग्री बनेगा, तब हम इस आपतन कोण को नापें, तो जो आपतन कोण होगा वही क्रांतिक कोण कहलाएगा। तो क्रांतिक कोण अब आता है इसमें। क्रांतिक कोण के बाद पूर्ण आंतरिक परावर्तन, आंतरिक प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ये क्या है? अभी यही बता रहे थे हम, क्रांतिक कोण पढ़ा रहे थे। अब देखें यहाँ पर, जब प्रकाश की किरण मान लो कोई सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही है, अभी बता रहे थे, ये कांच। तो यहाँ पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए ये शर्त है। ये कब होगा? जब सघन से विरल में जाए। विरल से सघन में कभी नहीं हो सकता, तो ये सघन से विरल में जानी चाहिए, तभी तो अविलंब से दूर हटेगी। और दूसरी कंडीशन है, यहाँ पर जो आपतन कोण है आई, उसका मान क्रांतिक कोण से बड़ा होना चाहिए। आपतन कोण है जो, वो क्रांतिक कोण से कैसा हो? बड़ा हो, तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन की क्रिया हो सकती है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जब प्रकाश की किरण कोई सघन माध्यम से विरल माध्यम में क्रांतिक कोण से अधिक कोण पर आपतित होगी। यहाँ क्रांतिक कोण से अधिक कोण पर, जैसे यहाँ पर कांच के लिए ये लगभग 42 डिग्री या 42.2 होता है ये। तो यहाँ पर अगर हम ये कांच में से प्रकाश 42 डिग्री से ज़्यादा ले जाएं, यानी हमने यहाँ 45 पे ले जा रहे हैं, तो क्रांतिक कोण से अधिक कोण पर ले जा रहे हैं, तो ये प्रकाश की किरण क्या होगी? वापस कांच में ही लौट आती है। तो अब ये घटना क्या कहलाती है? प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। अब अपवर्तन नहीं हो रहा, जिस माध्यम में से गई, कांच में से गई, और ये कांच में ही रिटर्न हो रही है, तो ये क्या हो गया? प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो गया। पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो जब प्रकाश की किरण क्रांतिक कोण से अधिक कोण पर आपतित होगी यहाँ पर, तो क्या होगा? वो वापस उसी माध्यम में लौट आएगी। यह घटना प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहलाएगी। तो यहाँ पर
प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित किन्हीं दो घटनाओं के नाम बताइए। तो देखा है हीरे का चमकना, इसी पर आधारित है। हीरे का चमकना, हीरा जो चमकता है वो इसी आधार पर, हीरे के जो पृष्ठ हैं वो 45 डिग्री कोण पर झुके होते हैं। तो बताया था शुद्ध कांच के लिए ये 42.2 होता है। तो यहाँ पर 45 पर जा रहा है तो क्रांतिक कोण से अधिक कोण पर आपतित हो रही है। तो ये क्या है, यहाँ 45 पर टकराएगी तो वापस इसी माध्यम में लौट जाएगी कांच में, फिर यहाँ टकराएगी वापस कांच में। तो इसके जो सारे पृष्ठ हैं वो 45 पे झुके हुए हैं, तो वो प्रकाश की जो किरण है उसी में फंसी रहती है और बार बार उसका पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता रहता है। तो हीरा इस प्रकार चमकता है। तो हीरे का चमकना किस पर आधारित घटना है, प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर। ऐसे ही प्रकाश तंतु का चमकना, प्रकाश तंतु का चमकना, प्रकाश तंतु जो होता है ऑप्टिकल फाइबर्स होते हैं प्रकाश तंतु, इसमें क्या होता है, यहाँ पर ये प्रकाश तंतु है। अब क्या करेंगे, इसमें से प्रकाश भेजा और इस पर कब ये प्रकाश तंतु कांच के बनाए जाते हैं और इस पर प्रकाश तंतुओं को ये रस्सी के नुमा बटकर हम क्या करते हैं, इस पर कम अपवर्तनांक वाले पदार्थ का लेप चढ़ा दिया, कम अपवर्तनांक वाले पदार्थ का लेप चढ़ा दिया ये। तो ये प्रकाश यहाँ से एंटर करा मान लो, तो ये क्या होगा, अधिक अपवर्तनांक, जैसे यहाँ करें कांच से वायु में तो सघन से विरल में जाएगी। तो ये क्या है, यहाँ पर क्रांतिक कोण से अधिक कोण पर आपतित होती है, तो बार बार ये क्या है, किरण इसी में ही पूर्ण आंतरिक परावर्तित होती रहती है, इसलिए ये प्रकाश तंतु चमकता है। ये यहाँ निकलती है, यहाँ से नहीं निकल रही कहीं से, क्योंकि ये सघन माध्यम है। अंदर वाला जो माध्यम कैसा है, सघन, और इस पर कम अपवर्तनांक वाले पदार्थ का लेप होता है, यानी ये विरल माध्यम हो जाएगा। तो प्रकाश तंतु भी क्या होता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण ही क्या होते हैं, चमकते हैं। तो ये दो घटनाएं हो गई इस पर आधारित। तो यहाँ पूर्ण आंतरिक परावर्तन। अब इसके बाद आता है प्रकाश का विक्षेपण। तो विक्षेपण के लिए हम क्या करते हैं, पहले प्रिज्म के बारे में पढ़ें। प्रिज्म, प्रिज्म क्या है, प्रिज्म किसे कहते हैं। प्रिज्म देखो ऐसा कांच का ठोस है जिसके आधार और ऊपरी पृष्ठ तो बहुभुजाकार होते हैं और पार्श्व के पृष्ठ, पार्श्व मीन्स साइड के पृष्ठ कैसे होते हैं, आयताकार होते हैं। जैसे ये है, इसको प्रिज्म कहा जा सकता है। इसके साइड के पृष्ठ ये पार्श्व पृष्ठ हैं, ये आयताकार हैं और ऊपर चतुर्भुजाकार है, ये बहुभुज हो गया। तो जो हम यहाँ पर ज़्यादातर यूज करते हैं जो प्रैक्टिकल में, वो प्रिज्म होता है जिसके आधार और शीर्ष भाग कैसा होता है, त्रिभुजाकार होता है, त्रिभुजाकार, त्रिभुज के आकार का ऐसा। तो ऐसा भी हो सकता है, कम से कम 3 तो होने चाहिए। तो यहाँ पर शीर्ष और आधार पृष्ठ कैसे होते हैं, एक जैसे, और पार्श्व के पृष्ठ कैसे होते हैं, आयताकार। तो हम जनरली इस प्रकार की प्रिज्म यूज करते हैं। तो ये प्रिज्म में, इस प्रकार की प्रिज्म में क्या होगा, एक पृष्ठ ऊपर का, एक नीचे का, 2, और साइड में कितने आएंगे, 3 भुजाएं, तो साइड के 3, कुल पृष्ठ कितने हो गए इसमें, कुल पृष्ठ कितने हो गए, 5 हो गए। और साइड के 3 पृष्ठ कैसे हैं, आयताकार, आयताकार कितने होंगे, 3, और ऊपर नीचे के कितने हो गए, त्रिभुजाकार, ये त्रिभुजाकार पृष्ठ कितने हो गए भाई, 2, कुल पृष्ठ हो गए 5। तो इसको, ऐसी संरचना को कहते हैं हम प्रिज्म। अब प्रिज्म ये क्या है, प्रिज्म के अंदर ये प्रिज्म के पार्श्व पृष्ठ हैं,
ये पार्श्व माने साइड का पृष्ठ, और ये भी पार्श्व है। प्रिज्म के पार्श्व पृष्ठ जिस कोण पर झुके होते हैं, जिस कोण पर झुक रहे हैं ये वाला कोण, ये कहलाता है प्रिज्म कोण। प्रिज्म कोण कहलाएगा, यानी प्रिज्म के पास ये वाली साइड है, ये साइड है ये, तो ये क्या है, प्रिज्म कोण कहलाएंगे। ये भी प्रिज्म कोण है। पार्श्व पृष्ठ जिस कोण पर झुके हुए हैं प्रिज्म कहलाएंगे। तो अब ये प्रिज्म हो गया कांच का टुकड़ा, ऐसा टुकड़ा जिसके क्या है, शीर्ष और आधार पृष्ठ बहुभुजाकार हों और पार्श्व के पृष्ठ कैसे होते हैं, आयताकार होते हैं, प्रिज्म कहलाता है। तो अब हम बता रहे थे आपको कि प्रकाश का वर्ण विक्षेपण किसे कहते हैं। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण की क्रिया देखते हैं। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, अब वर्ण का मतलब क्या होता है जानते हो, रंग, कलर, और विक्षेपण का मतलब अलग होना। अलग, तो देखो यहाँ इसका संबंध क्या है। यहाँ पर ये कोई प्रिज्म ले लिया आपने, प्रिज्म है, ये प्रिज्म का आधार है और ये शीर्ष भाग है इसका। जब प्रिज्म में से श्वेत प्रकाश निकालेंगे, ऐसे ये श्वेत प्रकाश डाला जा रहा है, क्या है ये, श्वेत प्रकाश गुजारते हैं, तो ये मान लो एक सीधी खिंची प्रकाश सीधी रेखा में चलता है, तो ये इसकी मूल दिशा होगी, आपतित किरण की मूल दिशा होगी। अब देख पाएंगे, तो जब श्वेत प्रकाश को प्रिज्म में से गुजारा जाता है तो ये क्या होता है, जब भी इसको किरण को ऊपर की साइड में ही रखना है, और यहाँ से ये क्या होगा, अब निकलेगा बाहर, तो यहाँ ये 7 रंगों में विभक्त हो जाएगा। कितने रंगों में, 7 रंगों में। तो इधर से कम करके इधर मिलाते जाइए, 1 2 3 3 4 5 6 और 7 रंगों में व्यक्त हो गया। अब इसको इधर मिला दी, 1 2 3 4 5 6 और 7 रंगों में विभक्त हो गया। तो ये 7 रंगों में विभक्त होने की घटना, इसको ही कहते हैं हम प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। देखो यहाँ पर श्वेत प्रकाश है, ये कौन सी किरण है, आपतित। कौन सी है, आपतित। ये कौन सी किरण है, अपवर्तित। कौन सी है, अपवर्तित किरण है। और ये कौन सी है, यहाँ पर देखिए, ये निर्गत किरण है। ये कौन सी हैं, ये किरणें कौन सी हैं, निर्गत किरणें। कौन सी हैं, निर्गत, इमर्जेंट रेज हैं। तो यहाँ क्या है, जब श्वेत प्रकाश को किसी प्रिज्म में से गुजारा जा रहा है तो वो 7 रंगों में विभक्त हो रहा है। यह घटना प्रकाश का क्या कहलाती है, वर्ण विक्षेपण। रंगों में, वर्ण मीन्स कलर, विक्षेपण अलग होना, रंगों में बढ़ना। तो यहाँ पर प्रिज्म के आधार से शीर्ष की ओर इनका क्रम, यहाँ पर बॉटम टू टॉप लगा रहे हैं, नीचे से ऊपर की ओर आधार से BIB GYOR आता है, विबग्योर। कौन सा शब्द बनता है, BIB GYOR, इसको कह रहे हैं विबग्योर। विबग्योर शब्द बनता है। वी का मतलब है यहाँ पर बैंगनी, बे हिंदी में लिखें तो जा, नी, ह, पी, ना, ला, बेजानी है पनाना। बे का मतलब बैंगनी, यहाँ पर बे का मतलब क्या है, बैंगनी। आई का मतलब इंडिगो, जामुनी। तो ये हुआ तुम्हारा बैंगनी, जामुनी। बी का मतलब ब्लू, नीला। ग्रीन का मतलब हरा, पीला,
नारंगी, ऑरेंज माने नारंगी, और आ का मतलब रेड लाल। तो ये रंगों का क्रम होता है। बैजानी है, पीनाला या बिबग्योर। प्रिज्म के आधार से शीर्ष की ओर रंगों का क्रम बताइए, तब ये लिखना है। उल्टा पूछ सकता है कंपटीशन में, शीर्ष से आधार की ओर तो ऊपर से लिख दो। तो अब इसमें ये जो कोण बन रहे हैं यहाँ, ये देखो कोण कहलाते हैं विचलन कोण। कौन से कोण कहलाते हैं? विचलन कोण। इसको स्मॉल डेल्टा से प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ देख पा रहे हैं आप, लाल रंग के लिए विचलन कोण ये है, पीले के लिए आप ये है, और बैंगनी के लिए ये है। अब बताइए विचलन कोण सबसे कम किसके लिए? देखो सबसे छोटा ये कोण है। लाल रंग के प्रकाश के लिए विचलन कोण का मान सबसे कम, बैंगनी के लिए सबसे ज़्यादा, और येलो के लिए मध्यम है। तो मध्यम है, तो यहाँ पर आप देखो मध्य का रंग पूछे तो आप संख्या से नहीं बताओगे कि जैसे 3 ऊपर 3 नीचे, बीच में हरा, ऐसे नहीं। ये स्पेक्ट्रम की फ्लेंच यानी इसकी पट्टी से है, तो बीच में जो रंग आता है वो पीला आता है। कभी भी देखना पीला रंग बीच में आता है। जब इंद्रधनुष रेनबो जिसको बोलते हैं, आकाश में आ रहा हो, वर्षा के तुरंत बाद बनते हैं, तो जैसे धूप निकलती है तो आप देख पाएंगे कि उसमें बीच में हरा नहीं होता बल्कि पीला होता है। तो बीच में मध्यम इसका होता है, बाई का, येलो का, और विचलन कोण सबसे बैंगनी का सबसे ज़्यादा है। तो यहाँ देख पा रहे हैं आप कि इसका मतलब लाल जो प्रकाश है वो कम विचलित हो रहा है, बैंगनी सबसे ज़्यादा, पीला मध्यम, और बीच में पट्टी किसकी आ रही है? पीले की। तो यहाँ ये देखें। अब आता है इसी में से एक और पूछा जाए, वर्ण स्पेक्ट्रम किसे कहते हैं? वर्ण मीन्स कलर, स्पेक्ट्रम क्या होता है? स्पेक्ट्रम होता है धारीदार संरचना। धारीदार संरचना को तो देखो यहाँ पर क्या बन रही हैं, धारियाँ बन रही हैं, विभिन्न कलरों की क्या बनी है? पट्टियाँ। तो ये क्या हुआ? एक स्पेक्ट्रम हुआ। तो वर्ण माने रंगों का स्पेक्ट्रम, रंगों से बनी पट्टियों, तो ये तो अब इसको क्या कहेंगे? वर्ण स्पेक्ट्रम किसे कहेंगे? जब श्वेत प्रकाश को किसी प्रिज्म से गुजारते हैं तो वह 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। यह घटना तो हमने बताई वर्ण विक्षेपण कहलाती है। और एक लाइन और नीचे जोड़ेंगे, इस प्रकार प्राप्त 7 रंगों की ये रंगीन पट्टिका है, 7 रंगों की रंगीन पट्टिका ये जो प्राप्त हो रही है आपको, ये कहलाएगी वर्ण स्पेक्ट्रम। ये कलर स्पेक्ट्रम हो गया, वर्ण स्पेक्ट्रम। अब वर्ण स्पेक्ट्रम में पूछ लिया प्रिज्म के आधार से शीर्ष की ओर का रंग क्रम ये बताओ। वर्ण स्पेक्ट्रम में सबसे ऊपर की ओर प्राप्त रंग लाल, बैंगनी कहाँ पर है? सबसे नीचे, और येलो कहाँ है? बीच में है, बीच में है यहाँ पर, प्रिज्म में से निकाल रहे। तो आधार की ओर कौन सा है? बैंगनी, शीर्ष की ओर कौन सा है? रेड, बीच में कौन सा है? येलो। तो इस प्रकार हम ये वर्ण विक्षेपण के बारे में पढ़े। अब आता है यहाँ पर, ये बताया मैंने विचलन कोण होता है। अब विचलन कोण किसे कहेंगे? इसको आप खुद देखिए, यहाँ पर विचलन कोण बन कहाँ रहा है? ये क्या है? आपतित किरण की मूल दिशा। तो ये आपतित किरण की मूल दिशा होगी, ये आपतित किरण बोल सकते हो की दिशा, और निर्गत किरण के बीच ये सारी कैसी हैं? निर्गत किरणें हैं। तो निर्गत किरण के बीच जो कोण बन रहा है ये क्या है? विचलन कोण कहलाता है। आपतित किरण की दिशा या मूल दिशा कहते हैं हम, और निर्गत किरण के बीच जो कोण बना वो क्या कहलाएगा? विचलन कोण। और ये पट्टी क्या कहला रही है? वर्ण स्पेक्ट्रम। इनको क्या कह रहे हैं? वर्ण स्पेक्ट्रम। इस प्रकार ये प्रिज्म, अब हम इस पर आधारित कुछ घटनाएं देख लेते हैं वर्ण विक्षेपण से। तो यहाँ पर एक और छोटा सा टॉपिक लेते हैं,
प्रकाश का प्रकीर्णन किसे कहते हैं? प्रकाश का प्रकीर्णन। अब प्रकीर्णन का मतलब होता है प्रकाश का फैलना, बिखरना, फैलना किसी भी चीज़ का। यहाँ प्रकाश का प्रकीर्णन कह रहा है। तो देखो वायुमंडल में क्या होता है, टिनी पार्टिकल होते हैं छोटे छोटे। तो जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल में होकर प्रवेश करता है, नीचे आता है पृथ्वी पर, मान लो यहाँ सूर्य है और ये सूर्य का प्रकाश चल के वायुमंडल में होकर कहाँ आ रहा है, हम तक पहुँच रहा है, पृथ्वी तक। तो वायुमंडल में क्या है, जैसे ही प्रवेश करेगा वहाँ धूल मिट्टी के कण होंगे, उससे क्या होगा, टकराता है। तो ये टकराने के बाद क्या होता है, यहाँ पर फैलेगा। जैसे सबसे पहले प्रकाश का फैलाव किसका होगा, वायलेट का। इसकी तरंग दैर्घ्य कैसी होती है, सबसे कम। तो BIV शुरू होंगे ऊपर से। तो इन प्रकाश रंगों का फैलना, यहाँ पर ये फैल जाएंगे, इसी को क्या कहेंगे हम, प्रकाश का प्रकीर्णन। यानी तो प्रकाश का माध्यम में उपस्थित कणों से टकराकर जो बिखरने की घटना है, फैलने की घटना है, उसको कहते हैं हम प्रकाश का प्रकीर्णन। अच्छा, प्रकाश के प्रकीर्णन की मात्रा किस पे निर्भर करेगी? प्रकाश के प्रकीर्णन की मात्रा निर्भर करेगी माध्यम के घनत्व पर। यानी यहाँ पर जो पार्टिकल हैं उनकी डेंसिटी क्या है, कितनी ज़्यादा मात्रा में। अगर ज़्यादा होंगे तो ज़्यादा होगा प्रकीर्णन, कम होंगे तो प्रकाश का प्रकीर्णन कम होगा। और पार्टिकल के साइज पर भी डिपेंड करेगी। अगर इनका साइज मोटा होगा, बड़ा होगा, बड़े होंगे ये, तो प्रकाश का प्रकीर्णन क्या होगा, अधिक तरंग दैर्घ्य वाले भी प्रकाश का प्रकीर्णन हो जाएगा, जैसे पीला, नारंगी, लाल। अगर ये पार्टिकल छोटे हैं तो कम तरंग दैर्घ्य वाले, कम तरंग दैर्घ्य किसकी होती है, बैंगनी, जामुनी, नीले, इनकी। यानी तरंग दैर्घ्य का नीचे से ऊपर बढ़ता हुआ क्रम है। सबसे ज़्यादा तरंग दैर्घ्य होती है लाल रंग के प्रकाश की, बैंगनी की क्या होती है, सबसे कम होती है। तो प्रकाश का प्रकीर्णन समझे, प्रकीर्णन का मतलब फैलाव, और इस पर किस पर डिपेंड करता है, ये माध्यम में उपस्थित कणों के घनत्व पर और कणों के साइज पर डिपेंड करेगा। साइज और पार्टिकल कैसा है, उनका आकार छोटा है या बड़ा है, इस बात पर भी डिपेंड करेगा। तो प्रकीर्णन की मात्रा किस पर निर्भर करेगी, घनत्व पर, उस पर, माध्यम के पर, और माध्यम के कणों के आकार पर निर्भर कर रही है। अब प्रकाश का प्रकीर्णन है, आप पूछ लिया प्रकाश के प्रकीर्णन पर आधारित किन्हीं दो घटनाओं के नाम बताइए। तो हम देखते हैं उगते अथवा छिपते समय सूर्य का रंग रक्ताभ होता है। कैसा होता है, रक्ताभ। तो यहाँ पर प्रकीर्णन संबंधी घटनाओं में रंग संबंधी घटनाओं का अध्ययन करेंगे। रंग संबंधी घटनाएं किस पर आधारित होंगी, प्रकाश के प्रकीर्णन पर आधारित होंगी। जैसे हमें कहें स्वच्छ आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है, तो उत्तर दोगे आप नीला। तो अब नीला क्यों दिखाई देता है, या हम कहें स्वच्छ आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है। अब ये भी रंग संबंधी घटना है, तो ये किस पर आधारित होगी, ये भी प्रकाश के प्रकीर्णन पर आधारित होगी। तो यहाँ देख पाएंगे प्रकाश के प्रकीर्णन को। अब जो कहें स्वच्छ आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है, तो स्वच्छ आकाश होता है यानी वायुमंडल में जो माध्यम के कण हैं, धूल मिट्टी के, वो छोटे छोटे कण हैं, मात्र टिनी पार्टिकल। तो क्या होगा, प्रकीर्णन कम तरंग दैर्घ्य वाले प्रकाश का ही संभव है केवल। तो जैसे ही सूर्य का प्रकाश वायुमंडल में प्रवेश करेगा तो माध्यम में उपस्थित सूक्ष्म कणों द्वारा क्या होगा, उसमें से BIB, ये कम तरंग दैर्घ्य वाले हैं, बैंगनी, जामुनी और नीला, इन रंगों का ये माध्यम में उपस्थित कणों द्वारा क्या हो जाता है, प्रकीर्णन होता है, ये फैल जाते हैं। मतलब तो हम नीचे से देख रहे हैं, यहाँ से आंख लगा कर, तो ये ऊपर फैले हुए हैं। तो यहाँ से नीचे से देखने पर इनका रंग कैसा दिखाई देगा, नीला।
नीला दिखाई देगा। अगर ये सारे मिक्स भी हो जाएं हवा से तो भी इनका रंग, संयुक्त रंग कैसा बनता है? नीला। और वैसे कम तरंग दैर्ध्य वाले हैं, हम यहाँ सारा मिश्रण देख रहे हैं तो नीचे दे देख रहे हैं BIB, बैंगनी, जामुनी, नीला, तो नीला दिखाई दे रहा है। तो ये प्रकाश फैला हुआ है, फैला हुआ है, तो ये फैले हुए हमें रंग पृथ्वी से दिखाई दे रहे हैं। तो ये कैसा दिखाई दे रहा है? नीला। तो हमने कहा जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल में प्रवेश करता है तो वायुमंडल में उपस्थित सूक्ष्म कणों द्वारा इसमें से कम तरंग दैर्ध्य वाले बैंगनी, जामुनी, नीले आदि रंगों का क्या हो जाता है? प्रकीर्णन हो जाता है। इस प्रकीर्णित प्रकाश के कारण ही, इस प्रकीर्णित कैसा है? ये सारा प्रकीर्णित प्रकाश संयुक्त मिलकर क्या बना? नीला। इस प्रकीर्णित प्रकाश, नीले रंग के प्रकाश के कारण ही स्वच्छ आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। अब उसने पूछ लिया कि अंतरिक्ष से देखें या अधिक ऊंचाई पर उड़ते वायुयान से देखें, आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है? भाई अंतरिक्ष में वायुमंडल नहीं होता, और जहाँ पर अधिक ऊंचाई पर वायुयान उड़ते हैं वहाँ भी कौन सा है? वायुमंडल नहीं है, वायुमंडल से ऊपर उड़ते हैं। तो अंतरिक्ष में वायुमंडल न होने के कारण ये घटना तो होगी नहीं, वहाँ प्रकीर्णन तो होगा नहीं प्रकाश का। तो आकाश कैसा दिखाई देगा? काला। कैसा दिखाई देगा? आकाश काला। तो अंतरिक्ष में से देखें या हम अधिक ऊंचाई पर उड़ते वायुयान से देखें तो आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है? हमें काला। अब मैं कह रहा था उगते अथवा छिपते समय सूर्य का रंग कैसा दिखाई देता है? सूर्य उग रहा है, राइज हो रहा है या सेट हो रहा है, यहाँ पर पृथ्वी है ये, और यहाँ सूर्य है। तो हम कह रहे हैं, हम बता रहे पृथ्वी के आसपास क्या है? वायुमंडल है, और वायुमंडल में धूल मिट्टी के कण हैं, और ये सूर्य के चारों ओर जो पृथ्वी चक्कर लगा रही है वो कैसी है? अंडाकार आकृति में चक्कर लगा रही है। तो हम कह रहे हैं इसका जो घूमने का जो परे पथ है, ये मार्ग है, वो कैसा है? ओवल से पड़। तो हम देख पाते हैं कि दिन के समय पृथ्वी क्या होती है? सूर्य के पास होती है। दोपहर के समय यहाँ सूर्य यहाँ होगा और पृथ्वी यहाँ, तो ये डिस्टेंस क्या है? कम, और ये डिस्टेंस क्या है? ज़्यादा है। तो हम कहें उगते अथवा छिपते समय सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुँचने में अधिक दूरी तय करनी पड़ती है। कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी? अधिक, अपेक्षाकृत दोपहर के सीधे ऊपर होता है, तो ये दूरी कम है। तो यहाँ अधिक दूरी करनी तय करती है, अधिक वायुमंडल में होकर ये यहाँ पर अधिक दूरी तय करनी पड़े, तो अधिक मात्रा में यहाँ क्या हो रहा है? प्रकाश का प्रकीर्णन हो जाता है। जैसे VIB जो हम बता रहे थे, कम तरंग दैर्ध्य वाले रंगों का प्रकीर्णन यहाँ पर अधिक हो जाता है, और शेष रंग हैं वही हमारी आँख पर यहाँ पर पहुँच पाते हैं। और शेष रंगों का मिश्रण क्या होता है? यदि श्वेत प्रकाश में से ये रंग निकाल दिया जाए तो क्या होगा? जो बचे रंग उनका मिश्रण जो होगा वो क्या होगा? रक्ताभ होता है, रक्त जैसा लाल। तो यहाँ पर ये अधिक मात्रा में प्रकीर्णित हो जाते हैं। प्रकीर्णित क्यों भी होते हैं? आप सोचो, ये सुबह तो और वातावरण शांत रहता है, धूल मिट्टी कम रहती है, लेकिन आप यहाँ पर देखिए सुबह जो किरणें आती हैं आपके पास, उनकी तीव्रता बहुत कम होती है, इसलिए आसानी से ये सूक्ष्म जो कणें हैं उनसे टकराकर अधिक प्रकीर्णित हो जाती हैं, क्योंकि इनकी तीव्रता कम है। यहाँ तीव्रता ज़्यादा है, और यहाँ पर चाहे भले ही थोड़े ज़्यादा कण हो, लेकिन दूरी कम है ये, और तीव्रता प्रकाश की ज़्यादा है। तो यहाँ VIB जो प्रकाश के कम तरंग दैर्ध्य वाले रंग हैं, इनका प्रकीर्णन कम होता तो है, लेकिन कम मात्रा में होता है। यानी यहाँ पर दोपहर के समय हमारे पास सातों के सातों रंग पहुँच पाते हैं, तो ये हमें दोपहर के समय तो चमकता हुआ ब्राइट चमकीला दिखाई देता है। और उगते अथवा छिपते समय, यहाँ छिपते समय भी यही स्थिति होगी इसकी,
वो भी कैसा होगा, रक्तताप। क्योंकि यहाँ पर कम तरंगदैर्घ्य वाले जो BIB बैंगनी जामुनी नीले प्रकाश का अधिक प्रकीर्णन हो रहा है और शेष रंग हैं वही हमारी आँख पर पहुँच रहे हैं। इस कारण ये कैसा दे रहा है, रक्तताप। और यहाँ दोपहर के समय क्या हो रहा है, सभी रंग हमारी आँख तक पहुँच पा रहे हैं, इसलिए कैसा दिखाई दे रहा है, चमकीला श्वेत दिखाई दे रहा है। तो जो रंग संबंधी घटनाएं हैं वो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होती हैं, है ना। और हमने पूर्ण आंतरिक परावर्तन में कुछ 2 घटनाएं बताई, हीरे का चमकना, प्रकाश तंतु का चमकना, रेगिस्तान में मरीचिका का बनना, ये प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर घटनाएं हैं। अपवर्तन पर घटनाएं बताई, तारों का टिमटिमाना, पेंसिल का मुड़ा हुआ दिखाई देना, सिक्के का ऊंचा उठा दिखाई देना, कुएं की गहराई कम प्रतीत होना, आग के दूसरी ओर की वस्तुओं का हिलता हुआ नजर आना, ये कैसी थी, प्रकाश के अपवर्तन पर आधारित घटनाएं थीं। तो यहाँ पर कुछ हमने घटनाओं के बारे में अध्ययन किया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।